हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार एस्टेट और झारखंड सहायक आचार्य के सिलेबस को, और इवनिंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सिलेबस को। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़े हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और आपको यूट्यूब में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। और मॉर्निंग का जो क्लास है बिहार एस्टेट का और झारखंड सहायक आचार्य का, तो इन दोनों का ही एग्ज़ाम आप लोगों का जल्दी होने वाला है। बिहार एस्टेट का तो बोल दिया गया है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, और सहायक आचार्य का भी 10 फरवरी डेट निकला है। देखिए क्या होता है, एग्ज़ाम कब होता है। और जो इवनिंग का क्लास हो रहा है इसमें झारखंड लेडी सुपरवाइज़र में मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता भी है तो उसको आप ये मत सोचिए कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो मेरे लिए हेल्पफुल नहीं होगा। वो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में दिखेगा कि आपको वो हेल्प कर रहा है। तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, और चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमि एवं कृषि सुधार। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि ये तो टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन आपका जो ये टॉपिक है आपको हरित क्रांति पढ़ना होगा। हरित क्रांति के अंतर्गत आपको ये हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपका जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी ये आपको टॉपिक हेल्प करने वाला है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था शुरू के क्लास में कि आप लोगों को कुछ सिलेबस आप लोगों को गिवन है और कुछ सिलेबस आप लोगों का हिडन है। तो हिडन टॉपिक को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम है। तो देखिए कौन सा पहला अधिनियम है। तो यहाँ पे 4 अधिनियम दिए गए हैं, चारों ही अधिनियम इम्पोर्टेंट है, चारों को ही आप नोट डाउन करके रखिए कि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, बम्बई किराएदारी अधिनियम 1939। एक तो ये चारों ही आपको जानना चाहिए। उसमें से यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था। पहला जो अधिनियम था वो कौन सा था, तो वो था बिहार भूमि सुधार बिल 1949, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा अंततः 1950 में पारित किया गया और इसका पुनर्परीक्षण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। जब राष्ट्रपति द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के रूप में स्वीकृत किया गया, फिर उसे पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना। केंद्रीय विधानमंडल ने संविधान यानी जो प्रथम संशोधन हुआ था उस अधिनियम के अंतर्गत बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 को वैध ठहराया गया। तो यह प्रथम संशोधन संविधान के अनुच्छेद 31A के अंतर्गत किया गया है, जो अधिनियमित पहला अधिनियम था। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको कितने सारे आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं। एक तो आपको ये चारों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, साथ ही साथ बिहार भूमि सुधार बिल 1949, फिर आपको बोल रहा है कि ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में इसको अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल ने संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ था उसमें भूमि सुधार अधिनियम को वैध ठहराया गया था। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम को कौन से संविधान के संशोधन में वैध ठहराया गया, तो वो प्रथम में यह प्रथम संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो 31A के अंतर्गत आएगा। ये सारा ही आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ। तो उत्तर प्रदेश जो जमींदारी उन्मूलन है या भूमि सुधार अधिनियम यह 1 जुलाई 1952 से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन है। तो भारत में आपका हरित क्रांति के सूत्रधार हो जाएंगे स्वामीनाथन, और आपका जो हरित क्रांति है वो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। अगर विदेशियों की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। मेक्सिको की सबसे अच्छी किस्म के साथ संक्रमण किया गया और एक नई किस्म निकाली गई जो HYB, ठीक है, बीज के नाम से जानी जाती है।
यह विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत माने गए। वर्ष 1965 में भारत के तत्काल कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यन ने गेहूं की इस नई किस्म के 18,000 टन बीज का आयात किया। यहाँ पे गेहूं और चावल दोनों का ही हरित क्रांति में यूज़ किया गया था, यह चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार लागू हुआ। इसके साथ ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किनके द्वारा की गई, तो एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा की गई, जो कि एक क्या थे, जाने माने वनस्पति विज्ञान थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए श्री सुब्रमण्यम का साथ दिया था। और सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ लागू हुई थी, तो पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। जिसके कारण क्या हुआ था कि पंजाब में जो ये हरित क्रांति, ये जो बीजों का, हाइब्रिड बीजों का यूज़ किया गया HYBB का, तो उसमें क्या हुआ कि पानी को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी उस फसल को उगाने के लिए, जिसके कारण बहुत अधिक नलकूप बनाए गए। तो पंजाब में जो पानी का जल स्तर है वो भी नीचे चला गया है। तो किस कारण से गया है, तो इस हरित क्रांति के प्रभाव से ही गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरित क्रांति जो है वो अच्छा ही परिणाम लेकर आया है, वो बुरा परिणाम भी अपने साथ ही साथ लाया है। और आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति में सबसे पहले किस बीजों में इसका यूज़ किया, सब बीजों में इसका यूज़ नहीं किया गया था। तो सबसे पहले आपका गेहूं और चावल के लिए इसका यूज़ किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही तो सही है, क्या बोला जा रहा है, तो दोनों ही सही है और वास्तव में अ का उपयुक्त व्याख्या भी करता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी, तो 1966 और 67 में। मैंने बोला ना कि ये टॉपिक आपको हरित क्रांति में के लिए हेल्पफुल रहेगा। हरित क्रांति से एक तरफ तो आयात पर निर्भरता कम होगी, दूसरी तरफ उत्पादन भी बढ़ने लगा और देश का जो खाद्यान्न था, जो जिससे उत्पादन क्षमता कम हो गई थी, वो बढ़ गई। यह परिवर्तन कृषि प्रौद्योगिकी में भी तीव्र गति से हुआ, इसके कारण विकास संभव हो सका। नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा देश में अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का भी प्रयोग किया जाने लगा। बहुफसली कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें नवीन कृषि प्रौद्योगिकी का ही यह एक परिणाम हमारे सामने दिखा। पीली क्रांति किससे है, तो पीली क्रांति को जो है वो तिलहन से संबंधित है। काली क्रांति हो जाएगी पेट्रोलियम उत्पादन से। नीली क्रांति हो जाएगी मत्स्य उत्पादन से, मतलब मछली उत्पादन से। हरित क्रांति हो जाएगी खाद्य उत्पादन से। लाल क्रांति हो जाएगी मांस और टमाटर उत्पादन से, दोनों ही उत्पादन से लाल क्रांति। और भूरी क्रांति हो जाएगी उर्वरक उत्पादन से। और श्वेत क्रांति हो जाएगी दुग्ध उत्पादन से। सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काली क्रांति कौन, काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम, नीली मत्स्य, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर, भूरी क्रांति उर्वरक और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम आपका 1977-78 में संचालित किया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम वो आपका कब से प्रारंभ हुआ, तो 1977-78 में। मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी DDP का मुख्य उद्देश्य ये पहचान करना था कि मरुभूमि क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनः उपयोग बनाते हुए सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना और मरुस्थलीकरण को रोकना। इस कार्यक्रम का लक्ष्य था समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले संसाधनहीन गरीबों और पिछड़े वर्गों का सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को और बेहतर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका तो हरित क्रांति का टॉपिक खत्म हो गया और नेक्स्ट टॉपिक है प्रभु जाति। प्रभु जाति क्या है, ये भी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले प्रभावी जाति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, तो MN श्रीनिवास जी के द्वारा प्रभाव जाति की अवधारणा या प्रभु जाति की अवधारणा दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी, तो MN श्रीनिवास जी के द्वारा। जो प्रभु जाति की अवधारणा है ये अफ्रीकी राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए किया गया। भारतीय समाजशास्त्र में इस अवधारणा का प्रयोग लाने में प्रोफेसर MN श्रीनिवास रहे हैं।
इन्होंने इसका प्रयोग जाति व्यवस्था के विश्लेषण में करते हुए इसके संबंध में लिखा है कि उस जाति को हम प्रबल या प्रभु जाति कह सकते हैं जो किसी गांव अथवा क्षेत्र विशेष में आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हों। इस जाति का पारंपरिक एवं प्रथानुगत जातीय श्रेणी में सर्वोच्च स्थान जरूरी नहीं है। किसी भी जाति की जनसंख्या की ताकत, शिक्षा और सांस्कृतिक परिस्थिति जैसे कुछ ऐसे कारक है जो किसी जाति को किसी एक गांव विशेष में अथवा ग्रामीण भारत के किसी क्षेत्र में उसे प्रभु जाति के दर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रभु जाति की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं बोल रहा है तो आर्थिक स्थिति तो उनकी अच्छी रहेगी ही, उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति भी रहेगी, अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति भी रहेगी, लेकिन सांस्कृतिक प्रभुत्व इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावित जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया है। तो उनकी जनसंख्या शक्ति रहती है, उनमें आर्थिक प्रभाव रहता है, राजनीतिक शक्ति रहती है, लेकिन श्वेत वस्त्र व्यवसाय उनका नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभु जाति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई। तो एम.एन. श्रीनिवास, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 5th नंबर भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किसने प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना को अपने लेखन में प्रस्तुत किया। प्रभु जाति की अवधारणा तो एम.एन. श्रीनिवास ने दे दी, लेकिन इसकी आलोचना किनके द्वारा की गई। तो एस.सी. दुबे जी के द्वारा की गई। 1961 में केंद्रीय अध्ययन एवं शोध संस्थान द्वारा सामुदायिक विकास मसूरी में प्रभु जाति तथा ग्रामीण नेतृत्व यानी डोमिनेंट कास्ट एंड विलेज लीडरशिप पर आयोजित सेमिनार में ग्रामीण भारत में परिवर्तन की प्रवृत्ति यानी ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन विलेज इंडिया नामक शीर्षक से अपना उन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत करते हुए एस.सी. दुबे ने भारत में ग्रामीण नेतृत्व की अवधारणा का अध्ययन करके नए तरीके को शामिल किया और पाया कि राजनीतिक शक्ति कुछ व्यक्तियों तक केंद्रीकृत होकर रह गई है। प्रत्येक गांव में कुछ प्रभुत्व लोग हैं जो गांव की राजनीति में भागीदारी तय करते हैं। वह गांव के जितने भी मामले हो गए, कोई कुछ भी कानूनी मामला हो गया, कुछ भी निपटारा करना हुआ, युवा शक्ति को मार्गदर्शन दिखाना हुआ, या फिर जो गांव में सांस्कृतिक कोई उत्सव मनाना हुआ, ये सब चीज़ क्या होता था उनके देख रेख में ही किया जाता था, उन प्रभु जाति की देख रेख में ही। तो आई होप आप लोगों को आज का दोनों ही टॉपिक हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को आपके इम्पोर्टेंट्स MCQ करवाए जाते रहेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।